Welcome to my YouTube channel, friends. In the previous video, we had studied about the chapters of SST, about the civics, geography, history, class 8, and in this video, we are going to start with the new book Science chapter 1, Crop Production and Management. So इस चैप्टर में हमें क्रॉप्स के बारे में बताया है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स क्या होते हैं या अलग अलग प्लांट्स के बारे में एंड स्टेप्स ऑफ क्रॉप, मतलब क्रॉप उगाने के स्टेप्स के बारे में बताया है. तो शुरू करते हैं. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plough, etc. in the field. You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including human, cannot make their own food. So where do animals get their food from? तो पहेली और बूझो नाम के दो बच्चे समर वैकेशन में अपने गर्मी की छुट्टियों के समय अपने अंकल के घर गए थे. उनके अंकल जो है एक किसान हैं. तो जब भी वो एक बार खेती करने गए थे तो खेत के मैदान में, उस फील्ड में उन बच्चों ने खुरपी, सिकल, शॉवल जैसे बहुत सारे ऐसे टूल्स देखे, ऐसे टूल्स जो खेती करने के लिए यूज़ होते हैं. तो हमने पहले के बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, हम हो, कोई जानवर हो, कोई प्लांट हो, चिड़िया हो, सबको अलग अलग फंक्शन करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. तो प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, लेकिन एनिमल जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, वो खुद का खाना नहीं बना सकते. तो फिर एनिमल्स और हम खाना कहाँ से लेते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body function such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plant or animal or both. लेकिन इसके बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें खाना लेने की ज़रूरत क्यों है. हमारे बॉडी में से बहुत सारे फंक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. तो ये सारे प्रोसेस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है जो हमें फूड से आती है. तो ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन होता है, तो जिस कारण फूड ही है जो उन्हें एनर्जी देता है. तो फूड लेना सबके लिए बहुत ज़रूरी है. तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, तो खाने को एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन में, मतलब बहुत सारे लोगों को खाना प्रोवाइड कराने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, मतलब अच्छे से, मतलब बराबर लोग खाएं, मतलब साथ साथ प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, मतलब ज़्यादा खाने को वेस्ट ना करें. डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं. तब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, खाना जैसे हमारे लिए इतना ज़रूरी है, तो खाना हमें मतलब फार्मिंग से ही आता है. तो इसके बारे में कि फार्मिंग कैसी एक्टिविटीज़ होती है उसमें. तो till 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. तो BCE, तो बिफोर कॉमन एरा, मतलब बहुत पहले, लगभग 10,000 बिफोर कॉमन एरा के समय जो लोग थे वो नोमैडिक थे. नोमैडिक लोग मतलब पहले के लोग जो अपने एनिमल्स पर डिपेंडेंट थे, जैसे जिन लोगों ने एनिमल्स को रियर किया, लाइक गोट, शीप, तो उनसे जो मिल्क मिलता है उस पर वगैरह डिपेंडेंट थे, तो उन लोगों को नोमैडिक कहते हैं. तो ये जो लोग थे ऐसे प्लेस टू प्लेस जाते थे जहाँ पर उन्हें मतलब ऐसे फूड मिल सके, शेल्टर मिल सके. बाद में उन्होंने खेती करने का ये तरीका सोचा कि ऐसे उनके पास बहुत सारी लैंड थी, तो वहाँ पर उन्होंने राइस, व्हीट और बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स को मतलब प्रोड्यूस किया और उसे खाकर रहने लगे. इसी समय जो है वर्ल्ड एग्रीकल्चर आया. एग्रीकल्चर एक तरीके से कल्चर, मतलब एक कल्चर शुरू हुआ, और एग्रीकल्चर मतलब बहुत पहले एक कल्चर शुरू हुआ जो था फार्मिंग. तो इसलिए फार्मिंग को एग्रीकल्चर भी कहते हैं. तो अब शुरू करते हैं. व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट. तो अगर आपको कोई भी एक पार्टिकुलर एरिया है, एक फार्मर के पास एक छोटी सी लैंड है, अगर वो एक ही टाइप ऑफ प्लांट को उगा रहा है, उसी को हार्वेस्ट कर रहा है, मतलब कल्टिवेट कर रहा है, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए, क्रॉप ऑफ वीट की क्रॉप का मतलब है किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया पर बस वीट की क्रॉप्स ग्रो हो रही है.
So you already know that crop are of different type like cereal, vegetable and fruit. These can be classified on the basis of the season in which they grow. India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity, rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different part of country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are, तो हम बहुत पहले से ही जानते हैं कि जो क्रॉप्स हैं वो अलग तरीके की होती है। जैसे किसी भी एक टाइप ऑफ प्लांट जब एक पर्टिकुलर एरिया में बस उग रहा है तो इसे हम क्रॉप कहेंगे। तो वो जो प्लांट है वो वेजिटेबल का भी हो सकता है, सीरियल का भी हो सकता है, फ्रूट का भी हो सकता है। तो हम इन्हें जो है सीज़न के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं। जैसे इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, अलग अलग जगह पर क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। कहीं पे टेम्परेचर हाई है, कहीं पे लो है, ह्यूमिडिटी कहीं पे मॉइस्चर ज़्यादा देखने में मिलता है, कहीं पे कम, तो कहीं पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम। तो इन्हीं चीज़ों के डिफरेंस के कारण जो क्रॉप्स हैं वो अलग अलग जगहों पर अलग देखने को मिलते हैं। तो जो क्रॉप्स हैं वो भी दो पैटर्न्स में डिवाइडेड हैं। तो वो जो पैटर्न्स हैं वो हैं Kharif crops. The crops which are sown in the rainy season are called Kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soyabean, groundnut and cotton are Kharif crops. अब देखो क्रॉप्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, सीरियल्स वगैरह। तो पर हम इन सारी क्रॉप्स को टू टाइप में हमने बांटा है। खारिफ क्रॉप मतलब ऐसे क्रॉप जो रेनी सीज़न में उगते हैं, जिस समय बारिश होती है तो उस समय जिस तरीके के प्लांट्स क्रॉप्स उगते हैं उन्हें हम खारिफ क्रॉप कहते हैं। और जो रेनी सीज़न है वो मोस्टली जनरली मतलब जून टू सितंबर के बीच में होती है। तो पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ऐसे बहुत सारे एटसेट्रा क्रॉप्स हैं जिन्हें हम खारिफ कहेंगे, क्योंकि ये मतलब जून टू सितंबर के बीच में जिस समय रेनी सीज़न होता है उस समय उगते हैं। अब अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें तो द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो अक्टूबर टू मार्च के बीच में होता है, उसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड या लिनसीड। तो पल्सेस और वेजिटेबल्स जैसे जो क्रॉप्स हैं वो समर के समय उगते हैं। तो अगर हम देखें तो क्रॉप्स को जिस टू कैटेगरी में बांटा है तो वो सीज़न के अकॉर्डिंग ही बांटा है। ऐसे क्रॉप्स जो रेनी सीज़न में उगते हैं वो हुए खरीफ क्रॉप, और ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीज़न में उगते हैं वो हुए रबी क्रॉप्स। अब हम देखते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब फार्मिंग करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनके बारे में। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agricultural practices, which are listed below. तो किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन, किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक फार्मर करता है, तो जिसके लिए बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। आपने देखा होगा ये सारी एक्टिविटीज़। कुछ बच्चे मतलब घर पे भी प्लांट्स उगाते हैं तो जानते होंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, या जिनके मम्मी पापा गार्डनर होंगे, फार्मर होंगे, या गार्डनर भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो क्रॉप्स को उगाने के लिए की जाती है इसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं, जो नीचे दी गई हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्यों कहा जाता है वो हम सब सिंपली समझ गए होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चरल मतलब फार्मिंग और प्रैक्टिसेस मतलब एक्टिविटीज़, मतलब फार्मिंग में जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो वो हुए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो क्रॉप को उगाने के लिए जो स्टेप्स है वो हमें यहाँ पे दी गई है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले सॉइल को तैयार करना होता है जिसके ऊपर हमें मतलब बीज बोने हैं। उसके बाद सोइंग, बीज बोना है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करना है जिससे वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिले, तो जो मतलब प्लांट उसके ऊपर उगेगा तो उसे भी न्यूट्रिशन मिले। फिर इरीगेशन एक प्रोसेस है जिससे मतलब उसे पानी मिलेगा। और वीड से प्रोटेक्ट करना, अनवांटेड प्लांट से प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग मतलब कट करना है, ग्रेन्स वगैरह सब रखना है और स्टोर करना है। तो ऐसे कुछ स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे मतलब सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना है। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the root to breathe easily?
The loosened soil help in growth of earthworm and microbe present in the soil. These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? तो जो क्रॉप के उगने से पहले, बीज के बोने से पहले जो सॉइल है उसे प्रिपेयर की जाती है. तो ये जो है एग्रीकल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है. इसमें सॉइल को लूज़ करना पड़ता है. तो दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. तो अगर हम सॉइल को लूज़ नहीं करेंगे, उसे प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो जो रूट्स है वो मतलब सॉइल के डीप नहीं जा पाएगा, गहरा नहीं जा पाएगा, क्योंकि सॉइल हार्ड ही रह जाएगा. और साथ साथ अगर हमने सॉइल को लूज़ किया या उसको प्रिपेयर किया, तो जो रूट्स है, प्लांट की रूट्स, वो आसानी से ब्रीथ कर पाएंगी. अब ब्रीथ कैसे कर पाएंगे उसे हम आगे देखेंगे. तो वाई डज लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली. लेकिन अगर हम किसी भी मतलब सॉइल को लूज़ करते हैं तो कैसे कोई रूट आसानी से ब्रीथ कर पाती है. तो इसका आंसर हमें सेकेंड पैराग्राफ में है. अगर हम किसी सॉइल को लूज़ करते हैं तो इससे अर्थवर्म और माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया जो सॉइल में रहते हैं वो बढ़ते हैं. तो दीज ऑर्गेनिज़म्स, ये जो ऑर्गेनिज़म है, बैक्टीरियाज हैं, अर्थवर्म या माइक्रोब्स, इसे फार्मर के फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि ये जो सॉइल है, जो लूजन सॉइल है, इसमें ह्यूमस ऐड कर देती है. अब ह्यूमस क्या है, वो इस प्लांट को मतलब न्यूट्रिएंट्स देगा, तो जिससे मतलब जो प्लांट्स है वो आसानी से ब्रीथ कर पाएंगी. लेकिन एक और क्वेश्चन उठता है कि सॉइल को लूज़ क्यों किया जाता है. So you have learned in the previous classes that soil contain mineral, water, air and some living organism. In addition, dead plant and animal get decomposed by soil organism. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plant. तो आपने पहले बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा कि जो सॉइल है उसमें मिनरल होता है, वाटर होता है, एयर होता है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो जब इन सॉइल्स में मतलब हम डेड प्लांट्स या एनिमल्स जब है डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू सॉइल. तो दिस न्यूट्रिएंट आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट. तो क्या होता है इस सॉइल पर, जब अगर कोई डेड प्लांट है या एनिमल है वो डिकम्पोज जब हो जाता है, तो इससे ये सारी चीज़ें जो सॉइल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें न्यूट्रिएंट ऐड हो जाते हैं, क्योंकि डेड प्लांट या एनिमल जैसी चीज़ें जो हैं वो न्यूट्रिशन देती है सॉइल को. तो इससे क्या होता है, यही न्यूट्रिशन प्लांट में जाता है. तो इसलिए ये जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स हैं ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कोई भी सॉइल के लिए. Since only a few centimeters of growth of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plant can use this nutrient. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसी के कारण अगर हम सॉइल की बात करें तो उसका जो हॉरिजॉन ए है ऑलमोस्ट, तो जो सबसे टॉप लेयर होता है वही बस एक हिस्सा है जो मतलब प्लांट को अच्छी ग्रोथ करने में मदद करेगा. बहुत फ्यू सेंटीमीटर्स जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो है वो प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो डैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट. तो जब भी हम किसी सॉइल को लूज़ करते हैं तो उससे उसके अंदर की जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके सबसे टॉप लेयर में आ जाती है और उससे फिर प्लांट न्यूट्रिशन लेता है. तो जिस कारण सॉइल को लूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग. दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लफ. Ploughs are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before ploughing. The plough field may have big clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of a leveler. Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing. तो ये जो प्रोसेस था मतलब सॉइल को ऐसे लूज़ करने का, तो इस प्रोसेस को हम टिलिंग भी कह सकते हैं या प्लफिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्क जो है प्लफ से होता है, तो आप टिलिंग प्लफिंग दोनों में से कुछ भी कह सकते हो. तो जो ये प्रोसेस है ये प्लफ से होता है. प्लफ जो है वो जनरली वुड या आयरन से बने होते हैं. अगर सॉइल कोई ऐसा मिट्टी है
अगर वो बहुत ज़्यादा सूखी है तो प्लफ करने से पहले, मतलब उसे खोदने से पहले, लूज़ करने से पहले हमें उसमें पानी ऐड करना चाहिए, क्योंकि तभी जो उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड होंगे उस मिट्टी में, उस सॉइल में। तो जो प्लफ फील्ड है, जब हम किसी भी ऐसे फील्ड को प्लफिंग कर देते हैं, उसके सॉइल को लूज़ कर देते हैं, तो उसमें कई बार कुछ कुछ क्लम्प्स जो है वो बच जाते हैं। तो इन सॉइल में जो क्लम्प्स होते हैं, इन्हें क्रम्प्स कहा जाता है। तो इन क्रम्प्स को ब्रेक करना बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि मतलब अच्छे से फिर जो प्लांट है वो ब्रीड नहीं कर पाते। तो लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। तो फील्ड को ऐसे ही मतलब अच्छे से सॉइल को प्रिपेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो बीज है वो अच्छे से उसमें सो हो जाए, और साथ साथ जो इरिगेशन मेथड है, मतलब जो पानी है वो अच्छे से रूट्स तक पहुँचे। तो लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर एक तरीके की मशीन है। तो लेवलिंग प्रोसेस जो है सॉइल की वो लेवलर के द्वारा होती है। अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, हमने इतने स्टेप्स देखे। ऐसे फर्स्ट स्टेप देखा है सॉइल प्रिपरेशन का कि उसकी नीडेड क्यों है, ताकि मतलब प्लांट अच्छे से ब्रीथ कर पाएँ, मतलब अच्छे से उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड हो पाए, टॉप लेयर पे वो न्यूट्रिएंट आएगा तो तभी प्लांट मतलब उसे ले पाएंगे, न्यूट्रिशन ले पाएंगे। तो इस कारण जो सॉइल है उसको ये होना बहुत ज़रूरी है प्रिपेयर होने के लिए। तो अब ये सारे चीज़ें करने के लिए जिन टूल्स की ज़रूरत होती है वो हम आगे देखेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट में। तो बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लफ, हो एंड कल्टिवेटर। तो सीड को, मतलब बीज को मिट्टी में बोने से पहले जो सॉइल क्लम्प्स हैं उन्हें ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। क्रम्स को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम जो ग्रेन है, मतलब जो भी प्रोड्यूसमेंट है वो बेटर पा पाएंगे। तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग तरीके के टूल्स से होती हैं, और मेन टूल्स इन पर्पस के लिए होते हैं प्लफ, हो और कल्टीवेटर। तो सबसे पहले प्लफ की बात करते हैं, कुदाल। तो दिस इज बीइंग used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horses and camel. It contains a strong triangular iron strip called ploughshare. The main part of the plough is a long log of wood which is called a plough shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of bulls and man can easily operate the plough. The indigenous wooden plough is increasingly being replaced by iron plough nowadays. तो प्लफ जो है वो पहले के समय में सॉइल को लूज़ करने के लिए यूज़ होता था, टिलिंग या प्लफिंग करने के लिए यूज़ होता था पहले के समय में प्लफ। तो एडिंग फर्टिलाइज़र टू क्रॉप में, मतलब सॉइल में फर्टिलाइज़र्स को ऐड करना या वीड्स को रिमूव करना, सॉइल को ऐसे लूज़ करना, तो इसके लिए प्लफ यूज़ होता है। तो ये जो प्लफ है वुड से बना होता है और पेयर ऑफ बुल से, मतलब या हॉर्सेस, कैमल्स जैसे एनिमल्स जो हैं वो इन्हें खींचते हैं। तो इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। तो ये जो प्लफ है इसमें एक बहुत ताकतवर ट्रायंगुलर तरीके का आयरन स्ट्रिप होता है जिसे हम प्लफ शेयर कहते हैं। और मेन पार्ट इस प्लफ का जो होता है वो एक बहुत लंबा सा एक वुड का टुकड़ा होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसे हम प्लफ शाफ्ट कहते हैं। और साथ साथ उसी शाफ्ट के, मतलब वो जो हॉरिजॉन्टल वाली वुड होती है तो उसके एंड पर ही एक हैंडल भी होता है। तो द अदर एंड इज़ अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक। जो मतलब ऐसे जो ये हमें पिक्चर से समझ आ रहा है, जो बुल है वो ऐसे उस हॉरिजॉन्टल प्लफ शेयर के नीचे अपनी नेक लगा लेता है और उससे खींचता है। तो वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लफ। तो ऐसे कोई भी इंसान या दो पेयर ऑफ बुल इस प्लफ को खींच सकते हैं। ऐसे जिनके माता पिता फार्मर होंगे वो ज़्यादा इसके बारे में समझ पाएंगे। अभी हम फ़िलहाल बस पिक्चर्स देखकर या इसके बारे में समझ लेते हैं। तो द इंडिजीनियस वुडन प्लफ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लफ नाउअडेज। तो उस समय जो प्लफ जो थे वो वुड के बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे, पर आज के समय में ये आयरन में बदल रहे हैं, मतलब आयरन से हमें बने हुए वुडन प्लफ देखने को मिल रहे हैं।
अब हमें एक और टूल देखने मिलता है जो है हो. It is a simple tool which is used for removing weed and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade. It is pulled by animals. तो अगर आप देखोगे तो इनमें से बहुत सारे ऐसे टूल्स होंगे जो एक ही तरीके का वर्क करता है, पर अलग अलग बने कि जिसकी जो मर्ज़ी वो यूज़ करे. तो हो एक तरीके का सिंपल टूल है जिसे वीड को रिमूव करने के लिए, अनवांटेड प्लांट को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है और सॉइल को लूज़ करने के लिए भी. लाइक प्लस भी यूज़ होता था टीलिंग करने के लिए, वैसे ही हो भी यूज़ करता है होता है, पर इसका एक एक्स्ट्रा वर्क भी है कि ये वीड्स को भी रिमूव करने के लिए यूज़ होता है. हो में एक बहुत लंबी सी वुड की रॉड होती है जो आयरन से भी बन सकती है या वुड से भी. तो अ स्ट्रॉन्ग ब्रोड एंड बेंट प्लेट, आयरन की एक बहुत ताकतवर बेंट प्लेट जो है वो हो के एंड पर मतलब फिक्स होती है और एक ब्लेड की तरह काम करती है, और ये भी एनिमल्स से ही पुल की जाती है. जैसे ये बुलडॉग्स है ना, इन्हें पुल कर रहे हैं, वैसे ये भी एनिमल्स के द्वारा पुल की जाती है. उसका जो पिक्चर है वो ये है. अगर आप इसके बारे में, इन सारे टूल्स के बारे में नेट पर सर्च मारोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि जिन्होंने इसका वर्क नहीं देखा है तो वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे. अब है कल्टीवेटर, थर्ड वाला इम्पॉर्टेंट टूल. तो नाउ अ डे प्लफिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर. द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम. तो आज के समय में जो प्लफिंग है, मतलब सॉइल को लूज़ करना, वो कल्टीवेटर, इसमें बस आधा नाम लिखा है, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर. एक तरीके का ट्रैक्टर है जो सॉइल को लूज़ करता है. तो आज के समय में ये यूज़ होता है सॉइल को लूज़ करने के लिए. ये जो कल्टीवेटर मतलब आया है, इससे हार्ड वर्क भी लोगों का बचता है और टाइम भी बचता है. तो इस तरीके से हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. अब सेकंड है सोइंग. अब सॉइल में जब हम बीज गाड़ते हैं उसके बारे में. So sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seed of a good variety are selected. Farmers prefer to use seed which give high yield. Are these seed which float on water? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seed become hollow and are thus lighter. Therefore, they float on water. This is a good method for separating good, healthy seed from the damaged one. Before sowing, one of important task is to know about the tool used for sowing seed. अब देखो, सोइंग जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर हम बीज को सो नहीं करेंगे तो क्रॉप उगेगा ही नहीं. तो सो करने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो बीज है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं. अच्छी क्वालिटी का होगा तभी तो वो प्लांट हेल्दी ग्रो होगा. तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ दी है दोस्तों, कि हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी बीज मतलब डैमेज है, कौन सी बीज सही है. अगर आपको ऐसा चेक करना है कि अगर ऐसी कोई बीज है जो पानी पर फ्लोट हो रही है, तो ऐसी बीज जो डूब गई है, तो सिंपली जो बीज फ्लोट हो रही है वो हल्की होगी और डूबी हुई सीड से. तो ऐसी मतलब ऐसे सीड जो डैमेज होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं. तो इसका मतलब कोई भी सीड आपको ऐसा चेक करना है कि कोई भी सीड जो पानी पर फ्लोट हो रहा हो, तो इसका मतलब है वो डैमेज सीड है, तो आपको उसको यूज़ नहीं करना है, एक साइड पे रख लेना है. और ऐसे सीड जो पानी में डूब जा रहा हो, सिंक हो जा रहा हो, वो बिल्कुल सही सीड है, आप उसको सो कर सकते हो. तो ये एक प्रोसेस है, जिससे एक तरीका है, मेथड, जिससे आप समझ सकते हो कि कौन सा सीड डैमेज वन है और कौन सा सही है. अब ट्रेडिशनल टूल, मतलब अलग अलग जगहों पर जैसे अलग अलग तरीके के टूल्स यूज़ होते हैं. तो ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में है कि फार्मिंग करने के लिए कौन सा ट्रेडिशनल टूल यूज़ होता है. So the tool used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. The seed are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp end. These ends pierce into the soil and place seed there. तो ट्रेडिशनल टूल में हमें बस यही बताया है कि ये जो टूल है ना, इसका शेप एक फ़नल की तरह होता है. अब फ़नल में सीड को सो किया जाता है. तो द सीड आर फिल्ड इनटू द फ़नल. सबसे पहले फ़नल में मतलब सीड को भर दिया जाता है, और इसका पाइप 3 या 4 पाइप इससे अटैच होते हैं जो अलग अलग जगहों पर सॉइल पे गड़ते हैं. और उसके बाद बराबर इक्वल अमाउंट में ये जो सीड है उन प्लेसेस पर चले जाते हैं. तो इससे क्या होगा कि जो सीड है उसे सो करने में आसानी होगी. तो यही ट्रेडिशनल टूल है
जो फनल टाइप का होता है हमें देखने मिलता है, जो सीड को सो करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक और टूल है सीड ड्रिल। Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractor. This sows the seed uniformly at equal distance and depth. It ensures that seed get covered by soil after sowing. This protects seed from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. देखो, जैसे हमने पहले ही देखा था, यहाँ पर आपने देखा था कल्टीवेटर का। तो कल्टीवेटर में आप आखिरी में देख रहे हो ना, ये कैसा एक तरीके का बना हुआ है जिससे जो सॉइल है वो मतलब खुद रहा है, जैसे वो लूज़ हो रहा है, वही यहाँ पे एक्चुअली दिया गया है। तो इससे क्या होता है, आज के समय में कल्टीवेटर्स जो है वो यूज़ होता है, पर वही फार्मर्स यूज़ करता है जो रिच होते हैं। जो पुअर होते हैं वो मतलब अपने हाथों से मतलब ऐसे सॉइल को लूज़ करते हैं। तो यही बताया कि सीड ड्रिल का यूज़ करके जो हम अपना हार्ड वर्क या टाइम जो है उसे सेव कर सकते हैं। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant. This allows plant to get sufficient sunlight, nutrient and water from the soil. At time, a few plant may have to be removed to prevent overcrowding. अब देखो, ये बात हमेशा याद रखना, सीड को सो करने से पहले जो लोग ऐसा करते हैं, तो सीड को सो करने से सीड को सो करने वक्त आपको अगर एक छोटी सी एरिया है तो वहाँ पर एक साथ बहुत सारी सीड आपको नहीं डालनी है, क्योंकि अगर बहुत सारे प्लांट्स अगर उग जाएंगे तो वहाँ पर जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है ना प्लांट्स को, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, अगर वो कम होंगे तो वहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा। कुछ प्लांट हेल्दी ग्रो होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो उससे अच्छा आप यही सोचो ना कि जो भी प्लांट है वो सारा हेल्दी ग्रो हो, तो जिस कारण आपको प्रॉपर डिस्टेंस पर सीड को डालना है जिससे आपके हेल्दी प्लांट्स ग्रो हों। तो इसलिए अगर जो भी सीड को आपको सो करना है तो आपकी फील्ड जितनी बड़ी है उसके अनुसार ही आपको सो करना है, उतने डिस्टेंस पर डालना है, वरना फिर ओवर क्राउडिंग हो सकती है। नाउ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब कैसे, मतलब थर्ड स्टेप था ना, सीड को सो करने के बाद हमें सॉइल में ऐसे मैन्योर फर्टिलाइज़र डालते रहना है जिससे सीड को ऐसे न्यूट्रिशन मिले, मतलब सॉइल को न्यूट्रिएंट मिले और उससे प्लांट न्यूट्रिशियस हो। So adding manure and fertilizer. The substance which are added to soil in the form of nutrient for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer. तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ होने के लिए सॉइल में हम जिन न्यूट्रिएंट्स को डालते हैं वो हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र से मिलती है। मतलब मैन्योर फर्टिलाइज़र जब हम उस सॉइल में डालते हैं तभी उस सॉइल का न्यूट्रिएंट मिलता है। The soil supplies mineral nutrient to the crop plant. These nutrients are essential for growth of plant. In certain area, farmer grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrient. Continuous cultivation of crop makes the soil poor in nutrient. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrient. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plant. अब देखो, सॉइल जो है वो मतलब मिनरल्स उसमें होते हैं जो प्लांट्स को वो सप्लाई करती है। ये जो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब मिनरल भी तो एक न्यूट्रिएंट ही है ना, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सर्टेन एरियाज़, कुछ एरिया में फार्मर जो है वो एक फील्ड में एक क्रॉप उन्होंने उगाया और उसके बाद उसको हार्वेस्ट करने के बाद तुरंत वापस एक क्रॉप उगा देते हैं। इससे आप क्या इमेजिन कर सकते हो उस सॉइल का क्या होगा। उस सॉइल में जो भी मतलब न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वो कम होते जाएंगे, क्योंकि बिना गैप के वो जो सॉइल है उसमें आप न्यू प्लांट्स ग्रो करते जा रहे हो। तो जिस कारण क्या होता है, फार्मर्स जो है उन्हें बार बार मैन्योर को उस फील्ड में डालना पड़ता है जिससे जो सॉइल है उसमें वापस से न्यूट्रिएंट रिन्यू हो जाए, रिप्लेनिश हो जाए। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें बार बार रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर हम सॉइल पे मतलब मैन्योर डालते रहते हैं ताकि उसमें वो न्यूट्रिएंट्स रहते रहें, तो इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। मैन्योर डालना तो उसको हम बोलेंगे मैन्योरिंग। तो इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। अगर हमने अच्छे से मैन्योरिंग नहीं किया तो फिर जो प्लांट है वो वीक उगेंगे, मतलब हेल्दी नहीं रहेंगे। The manure is an organic substance obtained from decomposition of plant or animal waste. Farmers dump plant and animal waste in pit and at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used and
use as organic manure. You have already learned about वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6. तो मैन्योर जो है वो एक तरीके का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब ये ऑर्गेनिक चीज़ों से बनता है. जैसे हमारा जो वेस्ट है या जो प्लांट का जो वेस्ट है उसके डिकम्पोजिशन से मैन्योर बनता है. फार्मर डंप, मतलब ये सारे वेस्टेज को जो फार्मर है वो एक पिट में डंप करता है और उसे डिकम्पोज होने को मतलब थोड़ा समय देता है. तो यही डिकम्पोज की गई चीज़ जो है मैन्योर कहलाती है और वही सॉइल को मतलब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है. तो द डिकम्पोजिशन इज़ कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म ये सब जो हैं डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं, मतलब उसे खाते हैं, मैन्योर में बदलते हैं. तो इसके बारे में हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में कि कैसे रेड अर्थवॉर्म्स मतलब क्या करते हैं. तो better growth of plant in which glass did plants in all the glasses grow at the same pace? Which glass showed better growth of plant? In which glass was the growth fastest? अब देखो यहाँ पे आपको 3 प्लांट दिखाए गए हैं, तो इनमें से कौन से पेस पे मतलब जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा हेल्दी होगा या जल्दी ग्रो होगा. विच ग्लास शो बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट. इनमें से कौन से ग्लास में सबसे अच्छा ग्रोथ ऑफ प्लांट आपको देखने मिल रहा है. इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट. इस ग्लास में से कौन सा ग्लास में सबसे फास्ट मतलब ग्रोथ हुआ है. तो इसके जानने के लिए आपको एक्टिविटी 1.2 पढ़ना होगा, जो आप पढ़ लेना. नाउ फर्टिलाइजर्स आर chemical which are rich in a particular nutrient. How are they different from manure? Fertilizer are produced in factory. Some example of fertilizer are urea, ammonia, sulfate, superphosphate, potash, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. अब देखो सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी चीज़ होती है, मैन्योर, फर्टिलाइज़र. तो फर्टिलाइज़र एक ऐसी चीज़ है जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती है और मैन्योर ऑर्गेनिक मटेरियल है. तो इन दोनों में अब हम डिफरेंस देखेंगे, पर सबसे पहले फर्टिलाइज़र के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि फर्टिलाइज़र होता क्या है. तो फर्टिलाइज़र एक ऐसा केमिकल है जो सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, मतलब मैन्योर की जगह पर भी कई लोग इसे यूज़ करते हैं. लेकिन ये मैन्योर से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है. और फर्टिलाइज़र के एग्जांपल्स जैसे यूरिया, एमोनियम सल्फेट या सुपर फॉस्फेट, पोटैश या NPK, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसी चीज़ें जो फर्टिलाइज़र है वो सॉइल को प्रोवाइड कराता है. फर्टिलाइज़र में ये होता है, मतलब यूरिया, एमोनियम सल्फेट जैसी चीज़ें फर्टिलाइज़र है. तो द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मीच. तो जो फार्मर फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो उन्हें क्रॉप्स बेटर यील्ड में मिलती है. और ये फर्टिलाइज़र मोस्टली वो पैडी, मीच और वीट जैसे क्रॉप्स को उगाने के लिए यूज़ करते हैं. तो पर क्या होता है, अगर हम इन फर्टिलाइज़र्स को एक्सेसिव यूज़ किया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया, तो वो जो भी सॉइल है वो फर्टाइल होने की बजाय वो लैंड लेस फर्टाइल हो जाएगी. इसमें फर्टिलाइज़र्स जो है क्योंकि वो वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं, तो इसलिए हमें फर्टिलाइज़र्स की जगह पर मैन्योर यूज़ करना मेरे अनुसार ज़्यादा सही होगा. तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए कि ऐसा पॉल्यूशन ना हो, हमें मतलब मैन्योर को ही यूज़ करना चाहिए. द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर. सॉइल का टेक्सचर अच्छा हो जाएगा मैन्योर का यूज़ करने से. जो भी सॉइल है वो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी हो जाएगी और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी रिप्लेनिश मतलब रीन्यू होता रहेगा. अब another method of replenishing the soil with nutrient is through crop rotation. This can be done by growing different crop alternately. Earlier farmer in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in next season. This help in the replenishment of soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. In the previous classes, you have learnt about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of root of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. तो देखो हमने क्या देखा, कई फार्मर्स जो हैं अपने लैंड पर जैसे ही उन्होंने क्रॉप उगाया और काटा, उसी तरीके की क्रॉप जैसे उन्होंने पहले उगाया था उसी तरीके की क्रॉप को वापस से उगाते हैं, जिससे सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वो कम होते जाते हैं.
तो इसको हम रोकने का यही तरीका है कि जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट वापस से रिप्लेनिश होने लगे, कि जो हम क्रॉप रोटेशन करें। क्रॉप रोटेशन कैसे? जैसे हम किसी एक सीज़न में कोई एक उगाएं और दूसरे सीज़न में कोई और तरीके की क्रॉप उगाएं। जैसे पहले के समय में नॉर्दर्न इंडिया मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की जगहों पर लेग्यूम्स ऑफ फॉडर जैसी चीज़ें जो हैं वो एक सीज़न में उगाई जाती थी और वीट जो है वो नेक्स्ट सीज़न में उगाई जाती थी। तो इससे क्या होता है, हर एक क्रॉप देखो अलग तरीके की न्यूट्रिएंट ज़रूरत होती है। वो सॉइल में इस तरीके की जो न्यूट्रिएंट किसी प्लांट को ज़रूरत नहीं है वो उतने समय में रिप्लेनिश हो जाएगा। तो मतलब रिप्लेनिश एक तरीके से वापस से आ जाएगा। तो फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो जिस कारण उस समय जो भी फार्मर्स थे जो ऐसी प्रैक्टिस जो कर रहे थे क्रॉप रोटेशन की, वो उन्हें ऐसा कहा गया था कि आप उन्हें इनकरेज किया गया था कि वो ऐसा ही करते रहें। तो जैसे हमने पहले के बहुत क्लासेस में 6th में भी 7th में भी राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, जो क्या होता है प्लांट को नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो उसे डायरेक्टली जो प्लांट है वो यूज़ नहीं कर पाते। तो राइजोबियम जो लेग्यूम प्लांट्स के लेग्यूमस प्लांट के मतलब जो लेग्यूमिनियस प्लांट के जो रूट में होते हैं, तो राइजोबियम उन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसे फिर प्लांट यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हमने बहुत पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे हमें जो है फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंस दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं। फर्टिलाइज़र जो है वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, मैन मेड बनाया जाता है फर्टिलाइज़र को। मैन्योर एक ऐसी सब्सटेंस है जो मतलब वेस्टेज के डिकम्पोजिशन से हमें मिलती है। फर्टिलाइज़र जो है वो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, पर मैन्योर जो है वो फील्ड्स में तैयार होता है, कोई भी इंसान इसे तैयार कर सकता है, फार्मर लाइक। तो फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, पर मैन्योर प्रोवाइड करते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब सॉइल को न्यूट्रिएंट देती है। और फर्टिलाइज़र जो है उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेरस या पोटेशियम जैसी चीज़ें बहुत भरी रहती है। और मैन्योर जो है वो प्लांट इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, मतलब प्लांट के न्यूट्रिएंट पे कम ही देता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, हमें मैन्योर के एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे अब कि मैन्योर से एडवांटेज क्या होगा। ऐसे अभी हमने फर्टिलाइज़र और मैन्योर में मतलब डिफरेंस देखा था, हम समझ गए ही होंगे, पर एक बार देख लेते हैं। The organic manure is considered better than fertilizer. This is because it enhances the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous, due to which exchange of gases become easy. It increases the number of friendly microbes. It improves the texture of the soil. तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर है मतलब जो ऐसे एनिमल वेस्ट से बनता है, ये फर्टिलाइज़र से बेटर है। इसका कारण यही है क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, मतलब एक ऐसी सॉइल जिसमें अगर हम वाटर डालते हैं और उस वाटर को मतलब अपने अंदर ले नहीं पा रहा है, तो अगर हम मैन्योर उसमें ऐड करेंगे तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी और साथ साथ जो सॉइल है वो पोरस भी हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी, मतलब उसमें गैसेज जो है वो आसानी से एक्सचेंज हो सकेंगे। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और उसके बाद उसके अंदर रहने वाले बैक्टीरियाज भी इंक्रीज होंगे और साथ साथ सॉइल का टेक्सचर भी यूज़ होगा। तो इसके कारण मतलब मैन्योर यूज़ करने का यही एडवांटेज है कि चारों चीज़ें हमें देखने मिलेगी। अब हम आगे का स्टेप देखते हैं, इरिगेशन। इस स्टेप में प्लांट को कैसे वाटर करना है उसके बारे में बताया है। तो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लीव. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by plant root. Along with water, mineral and fertilizer are also absorbed. Plant contain nearly 90% of water. Water is essential because germination of seed does not take place under dry conditions. Nutrients dissolved in water are transported to each part of plant. Water are also protect the crop from both frost and hot air current. To maintain the moisture of soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. अब देखो, इरिगेशन में हमें वाटर का महत्व इसलिए बताया है क्योंकि इसमें वाटरिंग प्लांट के बारे में ही है। जैसे वाटर जो है वो किसी के लिए भी रहने के लिए बहुत नीडेड है, तो वही है जो हमारी ग्रोथ कराता है। तो वैसे प्लांट की ग्रोथ के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है।
फर्टिलाइजर्स मिनरल्स के साथ साथ वाटर भी बहुत ज़रूरी है। प्लांट में 90% बस वाटर ही रहता है। वाटर ही एक ऐसी चीज़ है जो मतलब प्लांट को की ग्रोथ करती है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। देखो हमने 7 क्लास में हमने वेस्क्यूलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। मतलब कैसे वो प्लांट जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम वाटर या दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो वैसे जो वाटर है वो भी प्लांट के ऐसे जाइलम के थ्रू हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। So to maintain the moisture of soil for healthy crop growth, field have to be watered regularly. तो अच्छे से क्रॉप उगे उसके लिए फील्ड को अच्छे से वाटर करना चाहिए। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, soil to soil and season to season. In summer, the frequency of watering is higher. Why is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from soil and the leaf? तो जो वाटर का सप्लाई है क्रॉप्स को, जब हम उसे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर किसी भी प्लांट को देते हैं तो इस प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। तो द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। तो जब भी हम किसी प्लांट को इरिगेशन मतलब पानी देते हैं तो वो हम उसके सॉइल के अकॉर्डिंग देते हैं कि उसका सॉइल कैसा है। जैसे कोई सैंडी सॉइल होगा, कोई लोमी होगा, तो कोई क्ले सॉइल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम पानी देते हैं किसी भी क्रॉप को। साथ साथ कौन सा सीज़न चल रहा है, लाइक रेनी होगा तो हम कम देंगे क्योंकि बारिश ऐसे भी होती है तो उस प्लांट को पानी मिल जाएगा। समर में ज़्यादा देंगे क्योंकि इवापोरेशन होगा। तो ऐसे कुछ तरीके से इरिगेशन किया जाता है। लेकिन इरिगेशन के सोर्सेज क्या हैं? तो देखो इरिगेशन एक प्रोसेस है जिससे हम प्लांट को पानी देते हैं। तो इसके सोर्सेस मतलब ऐसे चीज़ें जो हमें पानी देती है वही इरिगेशन के सोर्सेज हो गए, लाइक वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम, कैनल या सी ओशन भी आप ऐड कर सकते हो। ऐसी चीज़ें जो मतलब पानी देती है वो इरिगेशन की सोर्स हो गई। अब हम इरिगेशन के मेथड देखेंगे। मतलब पानी तो प्लांट को दिया जाता है पर पानी कैसे दिया जाता है उसका मेथड। तो अगर हम गांव के इलाकों में देखें तो द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक एंड कैनल इज लिफ्टेड अप डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन। फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। So these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are, देखिए वेल्स, लेक या कैनल में जो वाटर रहता है उसे खासकर ग्राउंड में जो वाटर रहता है उसे हम पंप से ऊपर लाते हैं। तो कैटल या ह्यूमन लेबर जो है वो इस मेथड के लिए यूज़ होते हैं। ये मेथड जो है चीपर होता है, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं लगता, बट मतलब मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है। इरिगेशन के मेथड बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे दिया है मोट पुल्ले सिस्टम, चेन पंप, देख लिया, एंड राहत लेवल सिस्टम। हम में से सब लोग इन चारों को तो नहीं जानेंगे पर एक एक को ज़रूर जान सकते हैं क्योंकि अलग अलग गांव में या अलग अलग जगह पे ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स के बारे में बताया है। Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. तो पम्प्स जो है वो कॉमनली वाटर को मतलब ग्राउंड से खींचने के लिए यूज़ होता है और डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी जैसी चीज़ें ये पम्प्स को रन करती है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग मेथड्स के पिक्चर्स है कि कैसे इरिगेशन किया जाता है। कोई ऐसे भी पानी डाल देता है वाटर पर, मोट मतलब सीधे पानी डाल दिया पानी पर। चेन पंप जिसमें मतलब हम ऐसे पाइप से पानी डालेंगे एंड देन देख ली जिसमें मतलब सीधे पाइप से मतलब पानी डालते हैं, और राहत जिसमें हमें दिख रहा है बुलॉक से वगैरह। अब यहाँ पे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है। तो द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज आर एज फॉलोज। तो हमने देखा ट्रेडिशनल वे मतलब गांव के अपने अपने तरीके। अब मॉडर्न मेथड सिटी के इलाकों में आज के समय में इरिगेशन किस तरीके से किया जाता है। धीरे धीरे फार्मर्स तो कम हो गए पर जो भी फार्मिंग करते हैं उनके लिए तो सबसे पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। So this system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipe having rotational nozzle on top are joined to the main pipeline at regular interval.
When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it is kept from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for lawn, coffee plantation and several other crops. ये जो प्रोसेस है ना फ्रेंड्स, इसे हम तभी समझ पाएंगे, जिन लोगों ने नहीं देखा है तभी समझ पाएंगे जब इसका कोई वीडियो देखेंगे, क्योंकि हम पढ़ तो लेंगे पर जब तक इसका हम प्रैक्टिकल नहीं देखते समझ नहीं पाएंगे। पर तब भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, एक मेन पाइप होता है जिस पर पानी फ्लो होता है। अब उससे 2-3 पाइप ऐसे ही जॉइंट होते हैं। अब क्या होता है, वो ग्राउंड में चल रहा होता है। जब हम क्या करेंगे, ऊपर से पंप को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो नीचे से सीधे पानी ग्राउंड से ऐसे निकलता है जैसे रेन हो रही होती है और ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये ऐसे प्लेसेस पे सूटेबल है जहाँ पर लेस वाटर हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि इस मेथड में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखो नीचे जो है ग्राउंड के अंदर मेन पाइप है और उससे बहुत सारे पाइप्स ऐसे जुड़े हुए हैं जो ऊपर आया हुआ है। यहाँ पे जो जॉइन है ना, ये स्क्रू की तरह जो जॉइन है और प्लांट्स के पास जा रहा है ये पाइप जो है। अब हम जब इस पंप को ऐसे खींचेंगे तब पानी जो है वो ऊपर आएगा और सीधे यहाँ पे मतलब ऐसे रेन होगी, ऐसा आपको लगेगा जैसे रेनिंग हो रही है, ऐसा पानी स्प्रिंकल होना शुरू होगा। तो ये है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। अब हम दूसरा ड्रिप सिस्टम की अगर हम बात करें तो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम. It is the best technique for watering fruit plant, garden and tree. Water is not wasted at all. It is a boon in region where availability of water is poor. तो इस सिस्टम में क्या है, हमें ये सिस्टम जो है हमने 7th में भी पढ़ा था। इस सिस्टम में देखो अपने क्रॉप्स वगैरह ग्राउंड पर लगाए हुए हैं। अब क्रॉप्स पे हम सॉइल में मतलब ऐसा छेद करेंगे और उसमें हम पाइप के थ्रू अंदर पानी भरेंगे। तो इससे क्या होगा, वाटर जो है डायरेक्टली प्लांट के रूट्स पे पहुंचेगा। तो इससे क्या होगा, वाटर वेस्ट भी नहीं होगा और ना ज़्यादा हमारी ताकत जाएगी और ना टाइम जाएगा। तो ये सिस्टम है हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम लगभग सेम ही है, बस फ़र्क यही है कि यहाँ पर वाटर स्प्रिंकल होगा और यहाँ पर वाटर सीधे प्लांट के रूट्स पर जाएगा। अब हम देखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। हमने कितने स्टेप्स देख लिए और उसके बाद हार्वेस्टिंग देखेंगे और उसके बाद स्टोरेज देखेंगे। सबसे पहले अनवांटेड प्लांट से प्रोटेक्शन के बारे में देखते हैं। Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plant in the field growing along with wheat plant. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weed. अब देखो बूझो और पहेली जो हैं वो अपने पास के वीट फील्ड में गए। जैसे पहले दिखाया था ना, वो अपने अंकल के घर पे गए थे समर वैकेशन में, जो अब एक फार्मर थे। तो जो पहेली और बूझो थे वो उन्हीं के खेत में गए। तो उन्होंने क्या देखा कि जो क्रॉप्स उगने थे वो तो उग ही रहे हैं, पर उनके साथ साथ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स भी उग रहे हैं जो नहीं उनकी जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये अनवांटेड प्लांट्स को ही हम वीड्स कहते हैं। तो द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। तो वीड की रिमूवल मतलब जब हम ऐसे अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करते हैं तब इसी प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। तो वीडिंग इज़ नेसेसरी, मतलब वीड को रिमूव करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि क्या होता है ये फिर अपने आसपास के प्लांट्स की ग्रोथ को अच्छी नहीं होने देते और साथ साथ इनके कारण क्राउडनेस भी हो जाती है और कंपटीशन भी हो जाता है न्यूट्रिएंट्स लेने में। बल्कि ये कोई काम के नहीं होते, पर फिर दूसरे जो यूजेबल प्लांट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है और साथ साथ ये जो है हमारे लिए या एनिमल्स के लिए पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। अब फार्मर्स को किसी ना किसी तरीके से खेती तो करनी है, तो इस वीड को हटाने के लिए उन्होंने बहुत तरीके सोचे हैं। तो उसके बारे में ही हम अभी देखते हैं। टेलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड। अगर हमने किसी सॉइल में बीज को बोया है और उससे पहले अगर हमने अच्छे से सॉइल को टिल किया है, प्लफ किया है, मतलब लूज़ किया है, तो इससे क्या होगा, जो भी वीड्स उसके ऊपर ग्रो होंगे बाद में वो अचानक मर जाएंगे या उसे उखाड़ने में अच्छे से मतलब हेल्प होगी। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें अच्छे से सॉइल को लूज़ करना चाहिए। तो द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर द प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। तो सबसे सही समय
सॉरी फ्रेंड्स, मतलब एक कॉल आ गया था। तो द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड, किसी भी वीड के रिमूव करने का सबसे सही समय तभी होता है जब तक उसमें कोई फ्लावर्स या सीड प्रोड्यूस ना हो जाए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड बाय अप्रूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। तो जो मैनुअल है वो ऐसी चीज़ें मतलब रिमूव करता है, वीड्स को भी रिमूव करता है, और कैसे तो हम उन वीड्स को अप्रूट भी कर सकते हैं डायरेक्टली टाइम टू टाइम। सो दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। तो खुरपी की मदद से कर सकते हैं हम। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अप्रूट वीड्स, एक सीड ड्रिल भी यूज़ किया जाता है वीड्स को अप्रूट करने के लिए। वीडिंग प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी पूरी मेहनत ख़राब चली जाएगी। देखो ये जो इंसान है ये प्लांट को वाटर नहीं कर रहा है, ये वीडिंग कर रहा है। तो हम देखते हैं वीडिंग में ये क्या स्प्रे कर रहा है, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड। अगर मान लो कोई एक ऐसा इंसान है जिसने मतलब ऐसा नहीं किया, सॉइल को मतलब लूज़ नहीं किया और वीड्स उसमें उग रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि अभी आप उस वीड्स को हटा नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपको और भी प्रोसेस है, जैसे वीडीसाइड नाम का एक केमिकल है जो आप यूज़ कर सकते हो, उसको उस पर स्प्रे करने से उससे आपके जो क्रॉप है उसे भी कोई हार्म नहीं होगा, और जो वीड्स हैं वो अचानक मतलब अप्रूट हो जाएंगे या वो ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके जो फार्मर्स हैं उन्होंने बनाए हैं, तो इसी के बारे में हमें इस वीडीसाइड वाले पैराग्राफ और इसमें दिया है। तो अब हम हार्वेस्टिंग पर जाते हैं। अब मतलब क्या हुआ, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. Harvesting in our country is either done manually by sickle or by a machine called harvester. In the sorry एक मिनट, ये ना बुक पता नहीं कहाँ पे चला जाता है। PDF ऑफ चैप्टर 15 आ गया है, ये था हमारा ना। हम कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। कहाँ पे हम थे फिर दोस्तों, हम यहाँ पे थे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड हो गया था। तो हार्वेस्टिंग जो है, किसी भी क्रॉप को हार्वेस्टिंग जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि किसी भी क्रॉप को कट करना आफ्टर इट इज़ मैच्योर, मतलब ऐसे क्रॉप जिसमें मतलब अब ग्रेन्स वगैरह सब लग चुकी हैं, तो उसके बाद उसके ग्रेन्स को कट करना, इस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो क्रॉप्स जो हैं उन्हें ग्राउंड से ही सीधे हटा दिया जाता है और उसके बाद उससे ग्रेन्स वगैरह अलग कर दिए जाते हैं और वो बाकी प्लांट को अलग कर दिया जाता है। तो ये काम करने के लिए मोस्टली 3 to 4 मंथ्स लगते हैं एक सीरियल क्रॉप को मतलब मैच्योर होने के लिए, उसके ऊपर से ग्रेन्स वगैरह आने के लिए। तो हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में इंडिया में हार्वेस्टिंग प्रोसेस जो है सिकल से किया जाता है, जिसकी पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, और बाय मशीन या एक ऐसे मशीन से की जाती है जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। तो इन द हार्वेस्टेड क्रॉप मतलब ऐसी क्रॉप जो हार्वेस्टेड हुई है, पहले से हो गई है, तो द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड, तो उसमें ग्रेन सीड सेपरेट होनी चाहिए फ्रॉम द चाफ भी एक तरीके का आप सॉइल बोलो, तो इस प्रोसेस को आप थ्रेशिंग कहते हैं। तो दिस इज़ कैरीड आउट बाय द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन, विच इज़ इन फैक्ट अ कॉम्बाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। मतलब कोई कॉम्बाइन या ऐसे हार्वेस्टर जो है इस प्रोसेस को कर सकता है। अब फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड do the separation of grain and chaff by winnowing. You have already studied this in class 6. अब क्या होता है, ऐसे फार्मर्स मतलब जो गरीब है जिनके पास छोटी सी लैंड है, तो उस पर जब ग्रेन को चाफ से रिमूव किया जाता है, मतलब अपने प्लांट से रिमूव किया जाता है, तो विनोइंग प्रोसेस से किया जाता है। तो विनोइंग प्रोसेस के बारे में आपने सेक्शन में पढ़ा था, आपको एक बार और याद करना है, जिसको कैसे करना है उसका एक मशीन मतलब डायग्राम भी यहाँ पे दिया है। तो इस तरीके से जो फार्मर्स हैं वो ग्रेन को चाप से अलग करते हैं। तो हमारा सारा पॉइंट हो गया है, लास्ट पॉइंट स्टोरेज बच गया है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क।
If the crop grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insect, rat and microorganism. The fresh crop has more moisture. If freshly harvested grain seed are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, losing their germination capacity. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect pests, bacteria and fungi. Farmers store grains in jute bags or metallic bins. However, large-scale storage of grain is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. तो क्या होता है स्टोरेज? अब हमने अच्छे से ग्रेन्स को अलग कर लिया, अब उसे स्टोर करना है हमें, और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है. तो इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स, अगर जो ग्रेन्स हैं हमें उन्हें बहुत लॉन्गर टाइम के लिए रखा, तो वो जो इंसेक्ट मॉइस्चर से सेव करके रखा, तो द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर. तो अगर हम उसकी बात करें तो जो फ्रेश क्रॉप होता है उसमें ज़्यादा मॉइस्चर हमें देखने मिलती है. फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड, जो ऐसे सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं जिन्हें अभी हमने काटा है, मतलब हार्वेस्ट किया है, लेकिन हमें उन्हें स्टोर किया है विदाउट ड्राइंग, बिना सुखाए हुए उन्हें स्टोर किया है, तो वो जल्दी ही सड़ सकते हैं या ऑर्गेनिज्म उन पर अटैक कर सकते हैं. जिस कारण स्टोर करने से पहले ये ज़रूरी है कि उसे सन में हम ड्राई करें, क्योंकि तभी उसके अंदर का मॉइस्चर रिड्यूस होगा. अगर मॉइस्चर उसमें रह जाएगा तो वो जल्दी सड़ सकता है, या मॉइस्चर होने के कारण कोई ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक कर सकता है. इसलिए स्टोर करने से पहले किसी भी ग्रेन को हमें सन में ड्राई कर ही इसे स्टोर करना है, ताकि इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई से उसे अटैक होने से बचा सकें. फार्मर्स जो हैं इन ग्रेन्स को जूट बैग्स या मेटालिक बीन्स में ऐसे स्टोर करके रखते हैं, जैसे ये जो बैग्स आपको दिखने मिल रहे हैं 1.10 में. और कैसे? तो ये जो ग्रेन्स के स्टोर जो है वो साइलॉस या ग्रैनरीज जैसी जगहों पर भी की जाती है. देखो साइलॉस मतलब ऐसी इतनी बड़ी जगह है. तो ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम. तो जो नीम लीव है, सूखी हुई नीम लीव, वो घर पे ऐसे फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है. फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन, लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन को स्टोर करने के लिए गोडाउन या स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट यूज़ की जाती है. So after completing this table, you must have seen that like plant, animal also provide us with different kind of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. तो इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद, 1.3 टेबल को कंप्लीट करने के बाद आपने ये देखा होगा कि जैसे कुछ प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, वो हमें डिफरेंट फूड देते हैं. बहुत सारे लोग जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो फ़िश से ही अपना पेट भरते हैं. तो ज़रूरी नहीं कि मतलब प्लांट ही मतलब सब हमें फूड देता है. जैसे कुछ कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोग फ़िश मतलब एनिमल से भी अपनी डाइट मतलब पेट भरते हैं. तो वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व नंबर ऑफ स्टेप, जिसमें सीड को सेलेक्शन करना पड़ता है, सोइंग करना पड़ता है, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, वीडिंग. वैसे एनिमल्स को भी रियर करके उनसे मतलब खाना लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. तो व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. तो इस प्रोसेस को, जिसमें मतलब एनिमल्स से जब फूड हमें लेना होता है, तो जो काम हम करते हैं उसे हम एनिमल हस्बेंड्री प्रोसेस कहते हैं. तो हमने जो है ये पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है फ्रेंड्स. उसके क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है. तो अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, और कैसा आपको मेरा वीडियो लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू.